अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अब्दुल गफ्फार बिरहमानी। मेरा ताल्लुक पाकिस्तान के सूबे सिंध डिस्ट्रिक्ट दादू तहसील जोई से है। एक बार फिर हम लाइव सेक्शन में आपके पास हाजिर हुए हैं। और आज हमारे जो गेस्ट हैं वो वासिफ अंसारी साहब हैं। कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम्स की वजह से उसको वेट भी कराना पड़ा। उसको बहुत ज़्यादा हमने इंतज़ार कराया। उसके लिए हम उससे माजरत चाहते हैं। थोड़ा नेटवर्क का इशू था, जो हमारा 10 से 15 मिनट इंटरव्यू लेट हो गया। तो अब सर वासिफ के पास शायद टाइम कम हो, तो उसके लिए हमको जल्दी उसके पास चलना चाहिए और उससे ही कुछ सुनना चाहिए। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अब्दुल गफ्फार साहब, खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप सुनाए। ठीक ठाक। आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं खैरियत से हूँ। उम्मीद करता हूँ आप भी खैरियत से होंगे। और आपके इलाके में जो है वो कोरोना वायरस की वबा का जो मामला होगा वो कंट्रोल्ड होगा। और मैं आपके इस सेशन के तवज्जुह से उन तमाम लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि जो कोरोना वायरस की बीमारी बढ़ रही है उसका जो नतीजा है या उसकी जो वजह है वो हमारा एहतियात ना कर रहे हैं। तो मैं आपके सेशन के तवज्जुह से तमाम लोगों से ये बात कहना चाहता हूँ कि एहतियात कीजिए, प्रिकॉशंस के ऊपर अमल कीजिए, बाहर निकलने से गुरेज कीजिए, मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल कीजिए, हाथों को बार बार धोइए, एक दूसरे सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखिए, जिसकी वजह से हम इस कोरोना वायरस से बचने में ज़बरदस्त। उम्मीद है कि मेरे व्यूवर जो है, मेरे देखने वाला जो है, वो आपकी बात पे अमल करेंगे। वासिफ अंसारी साहब, मैं अब पसंद करूंगा आपका जो अपना इंट्रोडक्शन है वो आप मेरे नाजरीन को अपने ज़बान से करवा दें तो अच्छा होगा। अच्छा जी। जैसे कि आपने मेरा नाम बताया, वासिफ अंसारी, और मेरा ताल्लुक जो है वो यूथ पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान से है। मैं वहाँ पर बहैसियत सेक्रेटरी फॉर द लोकल गवर्नमेंट सर्व कर रहा हूँ। और मैं यूथ पार्लियामेंट में पिछले 3 साल से एक्टिव हूँ, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ। यूथ पार्लियामेंट जिन लोगों के इल्म में नहीं है, मोस्टली लोग जानते हैं यूथ पार्लियामेंट के बारे में, लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए ब्रीफ इंट्रोडक्शन ये है कि यूथ पार्लियामेंट जो है वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी यूथ ऑर्गेनाइजेशन है, जो विद द गवर्नमेंट एंड अपनी पर्सनल कैपेसिटी में काम कर रही है फॉर यूथ बिल्डिंग, फॉर यूथ एम्पावरमेंट, फॉर द बेटरमेंट ऑफ द नेशन, फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पीपल। और यूथ पार्लियामेंट ये कहती है कि वी आर द नर्सरी ऑफ लीडर, वी क्रिएट लीडरशिप स्किल्स, वी क्रिएट लीडर्स। और उसके अलावा जो एक मेन मोटिव है यूथ पार्लियामेंट का वो ये है कि टू क्रिएट ब्रिज बिटवीन यूथ एंड गवर्नमेंट, ताकि पाकिस्तान का वो नौजवान जो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए कोई काम करना चाहता है, पाकिस्तान के अंदर रहने वाले वो तमाम लोग जो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम करना चाहते हैं, उनके दरमियान और गवर्नमेंट के दरमियान जो ब्रिज का किरदार है, जो कनेक्शन का किरदार है, वो यूथ पार्लियामेंट अदा कर रही है। और वो तमाम लोग जो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम करना चाहते हैं, चाहे उनका ताल्लुक यूथ से हो, चाहे उनका ताल्लुक बिजनेस फर्टर्निटी से हो, चाहे उनका ताल्लुक सोशल ऑर्गेनाइजेशन से हो, चाहे उनका ताल्लुक मीडिया से हो, सोशल वर्क से हो, यूथ पार्लियामेंट उनको वेलकम करती है, उनको हेल्प आउट करती है, और गवर्नमेंट के साथ उनको काम करने का एक एनवायरनमेंट क्रिएट करके देती है। जैसे कि नाम से ही आया है कि यूथ पार्लियामेंट नौजवानों की एक ऑर्गेनाइजेशन है, जो नौजवानों के अंदर जो है वो सियासी बसारत को जो है उजागर करना चाहती है। और यूथ पार्लियामेंट का कयाम करने की वजह या उसके पीछे जो लॉजिक या एम था वो ये था कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान में तलबा तंजीमों पर पाबंदी है। और दो बहुत सारे लोग, और यूथ पार्लियामेंट भी उसके अंदर एक अपना अहम किरदार अदा कर रही है। हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर तलबा तंजीमें, स्टूडेंट यूनियन का जो बहाली है वो जल्द अज जल्द हो। और इसी सिलसिले में हमने जो है वो सीएम सिंध जनाब मुराद अली शाह साहब के साथ भी हमने बात की है। और उन्होंने 25 जुलाई 2019 को जब सिंध कैबिनेट की ओट टेकिंग सेरेमनी के लिए वो आए थे, और मेरे लिए एजाज़ की बात है कि, या मैं यूं कहूं कि यूथ पार्लियामेंट की तारीख के अंदर जिस कैबिनेट का मैं हिस्सा हूं, उसके लिए एजाज़ की बात है कि हमने हमारी 2 दफ़ा वोट टेकिंग सेरेमनी हुई।
एक दफ़ा हमने गवर्नर सिंध जनाब इमरान इस्माइल से अपना ओथ टेकिंग सेरेमनी ओथ लिया, और उसके बाद सीएम सिंध जनाब मुराद अली शाह साहब से जो है वो हमने ओथ टेकिंग सेरेमनी हुई हमारी। और हम हमारे पास हमारा एजाज़ ये भी है कि हम लॉन्गेस्ट सर्विंग कैबिनेट है, क्योंकि कोविड-19 की वजह से इस साल के इलेक्शन नहीं हो पाए, और एक्सपेक्टेड ये था कि अप्रैल में या मार्च के शुरू में हमारी कैबिनेट डिसॉल्व हो जाएगी और नई कैबिनेट का क्रिएशन होगी, लेकिन कोविड-19 की वजह से ऐसा नहीं हो सका। तो वी आर सर्विंग एज द लॉन्गेस्ट कैबिनेट ऑफ यूथ पार्लियामेंट इन लास्ट 15 ईयर्स। और उससे बढ़कर एजाज़ हमारे पास ये भी हासिल है, हमें हमारी कैबिनेट को हासिल है कि जो इस साल सिंध कैबिनेट के प्रेसिडेंट हैं जनाब दीवान सनी साहब, वो यूथ पार्लियामेंट की तारीख के कम उम्र तरीन प्रेसिडेंट हैं। उससे बड़ी एजाज़ की बात हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैं समझता हूँ वो ये है कि सिंध की कैबिनेट का जो प्रेसिडेंट है उसका ताल्लुक हिंदू कम्युनिटी से, जिसको बहुत सारे लोग मिनॉरिटीज कहते हैं, वी डोंट बिलीव इन माइनॉरिटीज। और उससे बढ़कर यह है कि लोग ये समझते हैं कि शायद अपॉर्चुनिटी जो है वो सियासत में या सोशल ऑर्गेनाइजेशन में बड़े शहर के लोगों को मिलती है, लेकिन सिंध कैबिनेट के प्रेसिडेंट जिनका ताल्लुक उमरकोट से है और हिंदू कम्युनिटी को वो रिप्रेजेंट करते हैं, वो सिंध के सबसे बड़े पाकिस्तान की सबसे बड़ी यूथ ऑर्गेनाइजेशन के सिंध के प्रेसिडेंट हैं, जो इस बात को अहया करती है कि पाकिस्तान में नौजवान अगर मेच्योर है, नौजवान अगर इस मुल्क के लिए कुछ करना चाहता है तो ऐसे प्लेटफॉर्म मौजूद हैं जहां पर वो अपनी स्किल्स को, अपनी एबिलिटीज को पॉलिश भी कर सकता है और उसका इजहार करके पोजीशन भी हासिल कर सकता है। जबरदस्त वासिफ अंसारी साहब, आपने अपना इंट्रोडक्शन में आप आपने ये बता दिया कि मैं किस ऑर्गेनाइजेशन में काम करता हूँ और उसका मकसद क्या है। वासिफ अंसारी साहब, मैं आपसे एक बात पूछना पसंद करूंगा कि यूथ पार्लियामेंट ऑर्गेनाइजेशन ज्यादातर कौन से मसलों पे इनका जो है ध्यान तलब है, कौन से मसलों पे ज्यादा ये आवाज उठाती है, कौन से मसलों पे ज्यादा ये काम कर रहे हैं आप देखिए, यूथ पार्लियामेंट जो है वो हर मसले को, देखिए पाकिस्तान में मौजूद हर ही मामले पर हम बात करते हैं और काम कर रहे हैं। और इसी वजह से यूथ पार्लियामेंट का एक इनिशिएटिव है जदीद पाकिस्तान इनिशिएटिव, और उसी के तहत हमने एक जो है वो एक नया इनिशिएटिव या एक स्टेप फॉरवर्ड करते हुए हमने एक ऐसी टीम बनाने का फैसला किया, जैसे कि हर शहर की जब क्रिकेट टीम हो सकती है तो हर शहर के अंदर एक ऐसी टीम क्यों नहीं हो सकती जो वहाँ के इलाकाई लोगों के साथ मिलकर एमपीएज, एमएनएज, लोकल गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ मिलकर, मेयर के साथ मिलकर, चेयरमैन के साथ, यूसी चेयरमैन के साथ, काउंसलर के साथ मिलकर काम करे फॉर द बेटरमेंट ऑफ द एरिया, फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सिटी। और इसीलिए हमने सिटी कोऑर्डिनेटर का एक जो है वो इनिशिएटिव लिया। और ये बात कहते हुए मैं बहुत फख्र से ये बात कहता हूँ कि सिंध के तमाम ही डिस्ट्रिक्ट में सिटी कोऑर्डिनेटर यूथ पार्लियामेंट के मौजूद हैं, जो वहाँ की सिटी लोकल गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ काम कर रहे हैं। उसके अलावा पाकिस्तान के तमाम ही बड़े शहर और तकरीबन तमाम ही डिस्ट्रिक्ट्स में जो है वो यूथ पार्लियामेंट के जो है वो सिटी कोऑर्डिनेटर्स का बनाने का और इंतखाब का आगाज हो चुका है। हमारी 4 कैबिनेट्स हैं चारों प्रोविंस में, उसके अलावा एक फेडरल कैबिनेट है। और तमाम ही कैबिनेट्स ये चाह रही हैं कि जल्द अज जल्द हम पाकिस्तान के तमाम ही डिस्ट्रिक्ट्स में जो है सिटी कोऑर्डिनेटर्स का एक ऐसा जाल बिछा दें जो उस डिस्ट्रिक्ट में रहते हुए उस डिस्ट्रिक्ट के लोगों की बेहतरी के लिए काम कर सकें, उस डिस्ट्रिक्ट की डेवलपमेंट के लिए काम कर सकें। और सिंध में तो तकरीबन ही हम जो है वो तमाम ही डिस्ट्रिक्ट को कवर कर चुके हैं। कराची के अंदर जो 6 डिस्ट्रिक्ट हैं उसके जो है वो 6 सिटी कोऑर्डिनेटर्स, जिसको हम सिटी कोऑर्डिनेटर्स कहते हैं, वो काम कर रहे हैं। और उनमें से बहुत सारे लोग जो है उनमें से मलिर ने तो अपनी जो है वो कैबिनेट का भी जो है वो इंतखाब कर लिया है, और भी अपनी जो दूसरे सिटी कोऑर्डिनेटर्स हैं वो भी अपनी कैबिनेट बना रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि उस डिस्ट्रिक्ट का, देखें, हर शहर में रहने वाला और हर उस डिस्ट्रिक्ट के लोगों के ज़रूरत को शायद दूसरे डिस्ट्रिक्ट में, दूसरे शहर में रहने वाले शख्स से ज़्यादा बेहतर जाए। तो क्यों ना उसको इतना एम्पावर किया जाए कि वो अपने शहर के लिए, अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए बेहतर अंदाज से काम कर सके
और यही हम काम कर रहे हैं। उसके अलावा अगर मैं कोविड-19 की बात करूं, तो जब कोविड-19 का आगाज हुआ तो यूथ पार्लियामेंट ने एक इनिशिएटिव लिया जिसको हम सोशल मीडिया स्क्वाड कहते हैं, क्योंकि कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन है और आप जो है वो फिजिकली लोगों से मिलने से जो है वो गुरेजा हैं, या आप मिलने से जो है वो इतना अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए लोगों को अवेयर कर रहे हैं, लोगों को एजुकेट कर रहे हैं। और उसी का एक कड़ी ये थी कि इस दफ़ा फिर मुझे ये एजाज़ हासिल हुआ कि मैंने जो है वो सेशंस का आगाज़ करा स्ट्रीम यार्ड के थ्रू। उसके बाद फिर मुझे ये अपॉर्चुनिटी भी मिली कि मैं यूथ पार्लियामेंट, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी यूथ ऑर्गेनाइजेशन है, तकरीबन 1.5 लाख से ज़्यादा उसके मेंबर्स हैं, उसके ऑफिशियल फेसबुक चैनल पर मैंने जो है वो डिजिटल रमज़ान ट्रांसमिशन करी अपने दोस्त मोहम्मद तला सलीम के साथ। और इस इनिशिएटिव का जो है वो सारा सेहरा जो है वो सिंध कैबिनेट के प्रेसिडेंट जनाब दीवान सनी की तरफ जाता है, जिन्होंने इस इनिशिएटिव को अमली जामा पहनाया। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपनी पूरी कैबिनेट का और यूथ पार्लियामेंट के तमाम ही लोगों का, खुसूसी तौर पे चेयरमैन जनाब रिजवान जाफर साहब का, जिन्होंने मुझे ये इज्जत और वकार बख्शा कि मैं यूथ पार्लियामेंट के ऑफिशियल फेसबुक पेज से जो है वो 27 दिन रमज़ान ट्रांसमिशन करूं। मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूं। उन तमाम लोगों का भी बहुत शुक्रगुजार हूं जिन्होंने अप्रिशिएट करा, तमाम ही सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का, उन तमाम लोगों का जो मेरे सेशंस की जीनत बने। और मैं समझता हूं कि इस सेशन के ज़रिए हमने लोगों को एजुकेट किया होगा। हमारा मोटिव ये था कि हम लोगों को बता सकें, कि एजुकेट कर सकें, जिसके अंदर हमने रमज़ान ट्रांसमिशन में ना सिर्फ उलमा हजरात से दीन पर बात करी, बल्कि हमने बिजनेस फर्टर्निटी के लोगों से जो है वो बिजनेस इनिशिएटिव्स के बारे में बात की, एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बात की, हमने पॉलिटिशियन से यूथ इन पॉलिटिक्स के ऊपर बात की, हमने शोबिस इंडस्ट्री के लोगों से बात करी, हमने मीडिया इंडस्ट्री के लोगों से बात करी। एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करके दिया कि अगर आपका इंटरेस्ट जिस जोन में भी है उसके लिए हमने बात करी, और आप कोशिश करी कि हम एजुकेट कर सकें, लिटरेट कर सकें और अवेयरनेस जो है वो लोगों तक पहुंचा सकें। जबरदस्त वासिफ साहब। वासिफ साहब, यूथ पार्लियामेंट ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग आप करते होंगे, उसके क्या तरीकेकार है? आप सब ऐसे में इतने मेंबर्स के कैसे मिलते हैं, आप कैसे राब्ता रखते हैं, ये आप हमें तफसील से बता दीजिए तो आपकी मेहरबानी होगी। देखिए, कोविड-19 से पहले तो हमारा, क्योंकि कराची में शार फैसल पे हेड ऑफिस है, वहीं पर मीटिंग्स होती हैं। और उसके अलावा हम होटल्स में या और यूनिवर्सिटी में, किसी यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम में अपनी ग्रैंड इवेंट्स करते हैं, जो होटल्स में या किसी यूनिवर्सिटी में या कहीं ऐसी जगह पर जो लोगों की रीच के लिए भी आसान हो, और जहाँ पर हम बड़ी गैदरिंग भी कर सके, वहाँ पर करते हैं। मीटिंग्स हम नॉर्मली अपने हेड ऑफिस में करते हैं जो शार फैसल पर है, और उसमें भी तकरीबन इतनी जगह है कि हम 100 लोगों की मीटिंग या 50-60 लोगों की मीटिंग तो बआसानी कर सकते हैं। तो हमारी मीटिंग्स वहाँ पर होती हैं। और यूथ पार्लियामेंट के अंदर अगर कोई इंटक होना चाहता है तो उसके लिए भी मैं ये बता दूं कि हमारा ऑफिशियल फेसबुक पेज है यूथ पार्लियामेंट के नाम से। वहाँ पर जो है वो मेंबरशिप फॉर्म्स अवेलेबल हैं, आप जाके मेंबरशिप फॉर्म भर सकते हैं। और उसके बाद आपको जो है वो कॉल आएगी। आपको मोस्टली अगर आप इस सर्कमस्टांसेस में अप्लाई करेंगे तो शायद आपका इंटरव्यू जो ऑनलाइन हो, ऑन कॉल हो, और आपको जो है वो अपना जो डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करानी होंगी, उसके अंदर CNIC होगी, आपकी लास्ट मार्कशीट और आपकी जो फोटो होगी, जिसके बाद आपको आपका कार्ड इशू कर दिया जाएगा। और इंटरव्यू के अंदर भी ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है या कोई मुश्किल बात नहीं है। बस हम ये चाहते हैं, इंटरव्यू कंडक्ट करने के पीछे मकसद या वजह ये है कि हम ये चाहते हैं कि ऐसे नौजवान को हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनाए जो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम करना चाहती है, जो लोगों की बेहतरी के लिए काम करना चाहती है। और हमारे दरमियान या हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कोई ऐसा शख्स ना हो जो किसी इलीगल एक्टिविटी में या किसी मिलिट्री एक्टिविटी में जो है वो का पार्ट हो, या किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हो जो बैन है, जो जिसे आप कलअदम तंजीम कहते हैं, या जो लॉ जो पाकिस्तान की बका के खिलाफ या पाकिस्तान की सलामती के खिलाफ काम कर रहे हैं, उन लोगों के साथ आप नहीं होने चाहिए। बस ये हमारा चेक एंड बैलेंस का उसूल है। उसके बाद आप यूथ पार्लियामेंट का हिस्सा बन जाते हैं। और उसके बाद हर साल हमारे यहाँ इलेक्शंस होते हैं, और एक एक मेंबर को हर कैबिनेट
एक मेंबर को प्रोविंशियल कैबिनेट का 2 दफा इलेक्शन लड़ना की इजाजत होती है, और इसी तरह 2 दफा जो है वो फेडरल कैबिनेट का इलेक्शन लड़ने की इजाजत होती है। और जो लोग इलेक्शन कॉन्टेस्ट करते हैं वो अपना नॉमिनेशन फाइल करते हैं, उसके बाद उनको जो है उनकी नॉमिनेशन के ऊपर उनका नॉमिनेशन फाइल करते हैं, उसके बाद उनका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू के बाद इस बात पर फैसला किया जाता है कि आप अहल हैं इस पोस्ट पे आने के या नहीं, और उसके बाद नॉमिनेशन अनाउंस होता है, और तकरीबन 1 से 1.5 महीने की आपको कैंपेन करने का टाइम दिया जाता है। और उसके बाद इलेक्शन डे होता है। इलेक्शन डे में भी आपको ये अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि आप आएँ और अपना मैनिफेस्टो बयान करें। 3 मिनट की तकरीर की जाती है, आपके मुखालफिन भी आपके साथ ही स्टेज पे मौजूद होते हैं। आप अपनी 3 मिनट की तकरीर में अपना मंशूर या क्यों आपको सेलेक्ट करें वो आप सामने बैठे हुए ऑडियंस को बताते हैं, जो आपको वोट कास्ट करते हैं। और उन ऑडियंस के हाथ में एक पेपर होता है जिसके जो सिमिलर टू द बैलेट पेपर होता है, और आप तकरीर कर रहे होते हैं, और उस तकरीर के बुनियाद पर वो फैसला करते हैं कि आप इस अहल हैं कि आपको इस पोजीशन पर लाया जाए या नहीं, और वो वहीं पर मार्किंग करते हैं। उसके बाद जो है वो जब वो इलेक्शन बूथ में जाते हैं तो वैसे ही पेपर उनको मिलता है, जिसमें से वो जो है वो उस पेपर से देख के वो अपने इलेक्शन या अपने जो वोट होते हैं वो कास्ट करते हैं। हमारे यहाँ जो कास्टिंग के बाद जो रिजल्ट का मामला है वो ये है कि जो सेक्रेटरीज की पोस्ट पे इलेक्शन कॉन्टेस्ट करते हैं वो जीतने के बाद सेक्रेटरी बन जाते हैं, और जो सेकंड और थर्ड नंबर पर होते हैं वो डिप्टी सेक्रेटरीज बन जाते हैं। इसी तरह जो हायर डेजिग्नेशन है जिसमें प्रेसिडेंट, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, 3 वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी एंड डिप्टी जनरल सेक्रेटरी, उनकी पोस्ट पे जो इलेक्शन कॉन्टेस्ट करते हैं वो इन पोजीशन पर आते हैं जीतने वाले, और जो सेकंड और थर्ड नंबर पर होते हैं वो यूथ स्पोक्स पर्सन बन जाते हैं। तो ये थोड़ा सा एल्गोरिथम मैंने आपको बयान कर दिया यूथ पार्लियामेंट का। अच्छा, जबरदस्त वासिफ साहब। और वासिफ साहब, आपकी इलेक्शन के वाउंड कास्टिंग का यूथ पार्लियामेंट ऑर्गेनाइजेशन का क्या तरीकेकार होता है? वाउंड कैसे कास्ट करते हैं आपके मेंबर? सॉरी, मैं आप अपना सवाल रिपीट कर लेंगे, मैं आपका सवाल नहीं सुन पाया। अच्छा, मैं कोई बात नहीं, होता रहता है, शायद नेटवर्क का इशू है। मैंने कहा कि आपके जो मेंबर्स है हजरात हैं, वो जो वाउंड कास्टिंग कैसे करते हैं, उनका तरीकेकार क्या होता है जैसे आपकी इलेक्शन होती है? जी बिल्कुल, जैसे मैंने बताया कि आप जिस दिन इलेक्शन होता है उस दिन उस कैबिनेट में मौजूद तमाम ही मेंबर्स जो है वो कराची में होते हैं, और आर्ट काउंसिल में मोस्टली इलेक्शंस होते हैं। तो तमाम ही सिंध कैबिनेट में जो इंडक होते हैं लोग, जो मेंबर्स होते हैं, वो उस वक्त वहाँ मौजूद होते हैं। वो तकरीर सुनने के बाद इस बात का फैसला करते हैं कि आपको इस पोस्ट पे लाया जाए कि नहीं, और वो वहीं पर जैसे नॉर्मल इलेक्शंस में आप वोट कास्ट करते हैं बैलेट पेपर के ऊपर स्टैंप लगाकर, वैसे ही वोट कास्ट करते हैं, बैलेट बॉक्स में डालते हैं। और उसके बाद वो बैलेट बॉक्स जब सबके वोट कास्ट हो जाते हैं एक टाइम ड्यूरेशन के बाद, आपका वोटिंग का टाइम जब खत्म हो जाता है तो उसके बाद वो डब्बा खुलता है, और जिसके नाम का फाल उसमें से निकल आता है वो जो है वो जीत जाता है। फाल का मतलब ये है कि जिसके ज्यादा वोट निकल आए वो उस पोस्ट पे जो है वो इलेक्ट हो जाता है। अच्छा, जबरदस्त वासिफ साहब। वासिफ साहब, यूथ पार्लियामेंट ऑर्गेनाइजेशन की मेंबरशिप के लिए आपके जो कुछ कायदे कानून होंगे वो कौन से हैं? कौन सी चीज लाजम होनी चाहिए? देखिए, यूथ पार्लियामेंट के अंदर अगर कायदे कानून की बात करें तो हमारे यहाँ जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो बहुत आया हैं, और वो जो हमारी वेबसाइट पर और हमारे पेजेस पर मौजूद हैं। इसी तरह से जब आप यूथ पार्लियामेंट के अंदर मेंबरशिप फॉर्म फिल करते हैं तो उसके अंदर रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हुए होते हैं। अगर मैं जनरली मोटे मोटे 2-3 रूल्स बता दूं तो वो ये है कि आप जब यूथ पार्लियामेंट के अंदर डेजिग्नेटेड होते हैं तो आप उसके अलावा किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा नहीं बन सकते जिनसे हमारा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो। यानी कि आप किसी और सोशल जो न्यूट्रल सोशल ऑर्गेनाइजेशन है उसका हिस्सा नहीं बन सकते। आप किसी सियासी जमात का हिस्सा बन सकते हैं, किसी सियासी जमात के स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बन सकते हैं, आप रोटरी का हिस्सा बन सकते हैं, आप लॉइन का हिस्सा बन सकते हैं, आप जो है वो किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बन सकते हैं। लेकिन आप किसी लोकल न्यूट्रल ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी न्यूट्रल और लोकल ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा नहीं बन सकते जिनका हमसे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो, पहली चीज। दूसरी चीज, आप ऐसा कोई कंटेंट
जो है वो उसके ऊपर बात, ऐसा कंटेंट आप के ऊपर बात नहीं कर सकते, या कंटेंट क्रिएट नहीं कर सकते, या कंटेंट को पब्लिश नहीं कर सकते जो एंटी पाकिस्तान हो, जो मुल्क की सलामती और बका के खिलाफ हो। ये कुछ जो नॉर्मली हमारे कानून है, सियासी कानून है, उन वही हमारे यहाँ भी यूथ पार्लियामेंट पे इम्प्लीमेंट होते हैं। और कुछ यही कायदे कानून है कि आपको जो है वो एंटी पाकिस्तान कोई स्टेटमेंट नहीं देना, कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं देना जो किसी सेक्ट को, किसी रिलीजन को, किसी मकातब फ़िक्र को, किसी ज़बान बोलने वाले को, किसी इलाकाई खुद मुख्तार अपनी शनाख्त रखने वाले की दिल आज़ारी करे। और उसके साथ साथ आपको जो है वो ऑर्गेनाइजेशन से सिंसेरिटी और अपनी जो है वो वर्किंग दिखानी होती है। और यही कुछ मोटे मोटे से उसूल हैं जो नॉर्मली होते हैं। और जो शख्स, जो भी मेंबर बनता है, वो इन लॉज एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस के ऊपर जो है वो साइन करता है। और इन रूल्स एंड रेगुलेशन के ऊपर हम देखिए, कानून और रूल्स एंड रेगुलेशंस का जो है वो जो रोल होता है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी भी नेशन में या किसी सोसाइटी में बहुत इंपॉर्टेंस का हामिल है। और इसी वजह से यूथ पार्लियामेंट में एक कमेटी है जिसे कहते हैं डिसिप्लिनरी एक्शन कमेटी, डीएसी। डिसिप्लिनरी एक्शन कमेटी बहुत खास नजर रखती है तमाम ही मेंबर्स के सोशल मीडिया हैंडल्स पर, उनकी बातों पर, उनके कामों पर, उनकी हरकत और सकनात पर। कोई ऐसी काम या ऐसा कोई कंटेंट जो एंटी पाकिस्तान हो, जो एंटी ऑर्गेनाइजेशन हो, या एंटी अनएथिकल जो कंटेंट होता है, अगर आप ऐसा कोई पब्लिश करते हैं तो आपके खिलाफ डीएसी जो है वो पूरा इख्तियार रखती है कि आपको जो है वो उस पोजीशन से हटा दे, आपको जो है वो आपको रिजाइन देना पड़ता है उस पोस्ट से, या आपको जो है वो टर्मिनेट कर दिया जाता है। तो ऐसा हुआ है माजी में भी कि जिन लोगों ने ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स एंड रेगुलेशंस के खिलाफ या उनके से जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशन को ब्रेक करा, उनके खिलाफ हमारे यहाँ बहुत स्ट्रिक्ट एक्शंस किया जाते हैं। अच्छा वासिफ साहब, जबरदस्त। और वासिफ साहब, आपकी यूथ पार्लियामेंट ऑर्गेनाइजेशन में आपकी नहीं बल्कि यूथ पार्लियामेंट ऑर्गेनाइजेशन की, क्योंकि 7 यूथ वालों की है, सिर्फ आपकी नहीं है। तो उस पे जो सिर्फ मर्द हजरात ही जो मेंबर बन सकते हैं या लेडीज भी बन सकती है? हमारी जो बहनें हैं वो भी मेंबरशिप के लिए है? देखिए, जहां तक बात यूथ पार्लियामेंट की, और जो बात आपने कही वो बिल्कुल ऐसी ही बात है, यूथ पार्लियामेंट किसी की मीरास नहीं है। और उससे बढ़कर जो एक बात मैं समझता हूँ, जिस बात पर मैं फख्र करता हूँ, कि मैं उस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हूँ जिसमें मर्द और औरत, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का कॉन्सेप्ट है ही नहीं। जेंडर इक्वेलिटी पर बिलीव करते हैं। और हम खवातीन को सिन्फ नाजुक नहीं मानते। हम ये कहते हैं कि खवातीन के भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज हैं। यानी कि हम खवातीन को का दिल खुश करने के लिए उनको पोस्ट नहीं देते, उनको उनकी काबिलियत पर पोस्ट मिलती है। यानी कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में और सियासी तंजीमों में भी एक डिपार्टमेंट होता है या एक विंग होता है, जैसे आप कहते हैं वुमेन विंग या वुमेन एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट। यूथ पार्लियामेंट में ये एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि अगर आप खवातीन को सिर्फ खवातीन की एम्पावरमेंट के लिए काम करना, खवातीन का इख्तियार सिर्फ वुमेन विंग तक ही रहेगा या वुमेन एम्पावरमेंट तक ही रहेगा, तो वो सिर्फ खवातीन की बका की जंग लड़ती रहेंगी। खवातीन को मुल्क की बका की जंग लड़ने का मौका कब देंगे? और इसी वजह से यूथ पार्लियामेंट में अगर आप प्रेसिडेंट से लेके किसी भी सेक्रेटरी की पोस्ट पे कोई लड़की इतनी इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना चाहती है अपनी एहलियत की बुनियाद पे, तो उसके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी है। जो मर्द, जब आप नॉमिनेशन फाइल करते हैं ना, तो नॉमिनेशन फाइल मर्द और औरत का अलग अलग नहीं होता। आपको एक बैलेट, आपको जो नॉमिनेशन का पेपर मिलता है उसके अंदर 3 आपको अपनी प्रियोरिटीज लिखनी होती है जिस पोजीशन में आप कॉन्टेस्ट करने जाती है। आप प्रेसिडेंट से लेके किसी भी सेक्रेटरी की पोस्ट पर आप इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना चाहती हैं, आप नॉमिनेशन के अंदर आप नॉमिनेशन फाइल करती हैं, आपका इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है और ये नहीं पूछा जाता आपसे ये नहीं बोला जाता कि यार प्रेसिडेंट की पोस्ट पर आप क्यों लड़ रही हैं। ये पूछा जाता है आप क्यों लड़ना चाहती हैं।
आप उस डेजिग्नेशन को, अगर आपके अंदर ये काबिलियत है कि आप एक सिंध कैबिनेट की प्रेसिडेंट बनना चाहती हैं, किसी भी कैबिनेट की प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं, तो अगर आपके अंदर एहलियत है तो आपका नॉमिनेशन जो है वो कबूल किया जाता है और नॉमिनेशन में आपका नाम आता है। हमारे यहाँ पर खवातीन को जो जैसे सिंध असेंबली में या नेशनल असेंबली में मुंतखब सीटें होती हैं, खवातीन की मुंतखब सीटें होती हैं, यूथ पार्लियामेंट में ऐसा कुछ भी नहीं है। जो खातून जिस पोस्ट पे लड़ना चाहती है एहलियत की बुनियाद पर वो लड़ सकती है। और इसी वजह से यूथ पार्लियामेंट की जो हायर डेजिग्नेशन है 6, उनमें से 3 पर खवातीन है, जिनके अगर मैं नाम लेना चाहूं तो हमारे पास वाइस प्रेसिडेंट 1 के ऊपर जो है वो मोइजा इकबाल हैं, वाइस प्रेसिडेंट 3 के ऊपर अक्सा अनवर हैं और जनरल सेक्रेटरी के ऊपर तंजीला हैं। तो ये 3, अगर ऊपर हायर डेजिग्नेशन पे 3 मर्द हैं या 3 लड़के हैं, तो उनके साथ साथ 3 लड़कियां भी हैं। और सेक्रेटरीज की पोस्ट पे भी ये समझ लीजिए कि अगर मैं सेक्रेटरीज पे भी कुछ जनरल आपको ना जनरली मैं आपको बता दूं तो सेक्रेटरी फॉर एंटरप्रेन्योरशिप, सेक्रेटरी फॉर सोशल मीडिया, सेक्रेटरी फॉर सोशल वर्क, सेक्रेटरी फॉर आईटी, सेक्रेटरी फॉर इंफॉर्मेशन, सेक्रेटरी फॉर इंटरनेशनल रिलेशन, सेक्रेटरी फॉर टूरिज्म एंड सेक्रेटरी फॉर एजुकेशन, ये सब खवातीन हैं। यानी कि आप समझ लीजिए कि 26 में से कमोबेश 10 से 12 कैबिनेट के अंदर डेजिग्नेटेड खवातीन मौजूद हैं, जो इस बात का आया करती है कि हमारे यहाँ जेंडर एक डिस्क्रिमिनेशन है, ना हम किसी को उसके दीन की बुनियाद, ना हम किसी को उसके जेंडर के हिसाब से वोट देते हैं, जेंडर की बुनियाद पे वोट देते हैं, ना हम किसी को उसके रिलीजन की बुनियाद पे वोट देते हैं, ना किसी को किसी उसके जबान की बुनियाद पे देते हैं, ना सेक्ट की बुनियाद पे देते हैं। हम सिर्फ वोट जो है वो मेरिट की बुनियाद पर देते हैं। और इसी वजह से सिंध कैबिनेट के जो इस वक्त के प्रेसिडेंट हैं, मैंने जैसे पहले ही बयान करा कि वो हिंदू कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं, उनको जो वोट दिया है वो 80% उन लोगों ने दिया है जो मुस्लिम थे। यानी कि एक नॉन मुस्लिम प्रेसिडेंट को 80% मुस्लिम कम्युनिटी ने वोट देके इलेक्ट करा है। उनको जो वोट दिया गया जबान की बुनियाद पर देते तो 80% उर्दू स्पीकिंग वोटर थे जिन्होंने एक सिंधी स्पीकिंग प्रेसिडेंट को इलेक्ट करा। कराची, अगर हम कराची या जो शहरों की बुनियाद पर इख्तिलाफ है हमारी, अगर हम उसकी बुनियाद पर देते तो बड़ा वोट जो था वो कराची और हैदराबाद के पास था, शहरी सिंध के पास था। उन्होंने एक रूरल एरिया या उमरकोट में रहने वाले, ऑल्दो ही इज लिविंग इन कराची, ही इज ब्रॉट अप इन कराची, ही इज गेटिंग एजुकेशन इन कराची, बट ही बेस्ड टू उमरकोट और उमरकोट से उसका ताल्लुक है। तो आप ये कहेंगे कि कराची में बेशक वो पला बड़ा, उसकी एजुकेशन कराची की है, लेकिन उसका बेसिक जो है वो उमरकोट है। और उमरकोट में रहने वाले एक शख्स को शहरी सिंध के लोगों ने वोट देकर सिंध का प्रेसिडेंट बनाया। और उससे बढ़कर मैं समझता हूँ उसने इसका जो मैं समझता हूँ कॉल और अपने फेल से जो काम जो है वो इसका पूरा उसने किया और हमें जो जस्टिफाई कर अपनी इलेक्शन को या अपनी जो लोगों ने उसको वोट दिया है कि उसने जब वोट टेकिंग सेरेमनी गवर्नर हाउस सिंध में जब हमारी वोट टेकिंग सेरेमनी हुई और उसको खिताब करने का मौका दिया तो उसने एक जुमला फरमाया था। मैं समझता हूँ उस जुमले ने जो है वो मुझे बहैसियत पाकिस्तानी और बहैसियत यूथ पार्लियामेंटेरियन बहुत मुझे फख्र करने पर मजबूर किया। और वो जुमला ये था कि उसने कहा कि मैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की सबसे बड़ी यूथ ऑर्गेनाइजेशन का हिंदू प्रेसिडेंट हूँ। यानी कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की सबसे बड़ी यूथ ऑर्गेनाइजेशन का हिंदू प्रेसिडेंट कहने का मकसद ये था कि हम किसी को किसी की किसी रिलीजन के ऊपर या किसी बुनियाद के ऊपर हम इलेक्ट नहीं करते, हम सिर्फ मेरिट की बुनियाद पर अपने हम सिलेक्शन या इलेक्शन करते हैं, इलेक्ट करते हैं लोगों को। अच्छा वासिफ साहब, जबरदस्त। वासिफ साहब, अब हमारा इंटरव्यू का टाइम जो है वो पूरा होने वाला है, तो उसके लिए मैं अब आपसे लास्ट रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे नाजरीन को चंद लफ्जों में आप अपनी तरफ से कोई पैगाम देना चाहें तो दे सकते हैं। बस मैं लास्ट में ये कहना चाहूँगा तमाम ही सुनने वालों को कि पाकिस्तान की सिस्टम का हिस्सा बनिए और पाकिस्तान की खिदमत करने का जो जज्बा है उसको अंदर बूस्ट कीजिए अपने अंदर और पाकिस्तान के सिस्टम का हिस्सा बनिए, पाकिस्तान के सियासी निज़ाम का हिस्सा बनिए। क्योंकि जब तक आप पाकिस्तान के सियासी निज़ाम का, पाकिस्तान के सिस्टम का हिस्सा नहीं बनेंगे, ब्यूरोक्रेसी
और मिलिट्री फोर्सेस का हिस्सा नहीं बनेंगे, आप पाकिस्तान के अंदर बेहतरी नहीं ला सकते। आप पाकिस्तान की सियासत का हिस्सा बनिए, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस का हिस्सा बनिए, जिससे आपके सोशल कॉन्टेक्ट बढ़ेंगे और जो आपको लॉन्ग रन में बहुत हेल्प आउट करेंगे। ये सोशल ऑर्गेनाइजेशन ना सिर्फ आपके सोशल कॉन्टैक्ट बढ़ाएगी, बल्कि आपको स्किल डेवलपमेंट का भी अपॉर्चुनिटी देगी। और स्किल डेवलपमेंट, स्किल्स और सोशल कॉन्टैक्ट आपको लॉन्ग रन में बहुत काम आएंगे। और ये आपको अपॉर्चुनिटी ये भी देगी कि आपको बड़े लोगों से, ये जो जिस फील्ड में भी आप लॉन्ग रन में परस्यू करना चाहते हैं, उसके जो हायर पोजीशंस पे लोग हैं, जो उसके स्पेशलिस्ट लोग हैं, उनसे मिलने का मौका देगी। और ज़रूरी ये है कि आप उनमें से किसी को अपना रोल मॉडल सेट कीजिए और आज से ही अपने जो करियर है या अपने जो आपकी ख्वाहिशात हैं या आपकी डेस्टिनेशन है, उसके ऊपर काम करना आज से शुरू करिए। अपना रोल मॉडल सेट कीजिए, सिस्टम का हिस्सा बनिए, ताकि आप पाकिस्तान के अंदर बेहतरी ला सकें और हम कह सकें यह है इकबाल का ख्वाब कायद की दानिशमंदी, जिस मुल्क के लिए दी थी नवाब लियाकत अली खान ने अपनी जान की कुर्बानी। पाकिस्तान पाइंदाबाद। बहुत शुक्रिया, आपने ये अपने सेशन में बैठने का मौका दिया। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। थैंक यू सो मच वासिफ साहब, आपने जो अपना कीमती टाइम देकर हमारे सेक्शन में शामिल हुए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपसे बातचीत होती रही और कभी जिंदगी रही तो आपको दोबारा भी हम शामिल करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।